गायनी और ऑब्स हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हम स्त्री स्वास्थ्य गायनी के बारे में सारी जानकारी, स्त्रियों के रिलेटेड रोग, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है, उनके स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता है, क्यों उनके स्वास्थ्य को सही बनाना जरूरी है, संतान की क्या स्थिति होती है, गर्भधान क्या है, गर्भकालीन रोग क्या है और गर्भावस्था के दौरान हर मंथ के क्या नियम होने चाहिए, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका सिलेबस है, आप सभी लोगों के पास होगा। चलिए हम फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। स्त्री स्वास्थ्य की महत्ता। सबसे पहले गायनी के अंदर आता है गायनी। सब लोग जानते हैं कि गायनी का मतलब है कि आपका जो स्त्री रोग के ऊपर हम पढ़ते हैं वो भी है हमारी गायनी, पूरी उसके अंदर आती है, उसी से रिलेटेड सब कुछ है इसके अंदर कि स्त्रियों का स्वास्थ्य वो उसकी महत्व क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि उत्तम कार्य हेतु अच्छे स्वास्थ्य निरोगी परम आवश्यकता होती है। तो हम सभी जानते हैं सभी के लिए जरूरी है, पर विशेषकर स्त्री के स्वास्थ्य, क्योंकि जीवन स्त्री के स्वास्थ्य के, स्त्री के जीवन पे, स्त्री के स्वास्थ्य के जीवन पर ही देश की भावी संतान और पीढ़ी निर्भर करती है, वो ही उसकी आधारशिला है। और इस बात को महर्षि चरक ने कहा है, स्त्री प्रीति विशेषणाम स्त्री पत्यम प्रतिष्ठितम धर्मार्थ स्त्री लक्ष्मी लोका प्रतिष्ठा। मतलब इसका क्या मीनिंग है, संपूर्ण स्त्री जीवन को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि स्त्रियों को बालकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ऐसी घटनाएं, प्राकृतिक परिवर्तन स्त्रियों के शरीर में होते रहते हैं जिनका असर उनके संपूर्ण शारीरिक मानसिक विकास में पड़ता है। ऐसे परिवर्तन जिन्हें ना तो बदला जा सकता है, नहीं जिनसे हम बच सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन स्त्री के लिए हर दृष्टि से आवश्यक भी होते हैं, जिसके कारण उनका जीवन प्रभावित होता है। सभी जानते हैं लड़कियां जब छोटी होती हैं तो बच्चियां, कन्याएं कैसी होती हैं, उसके बाद में जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं, प्यूबर्टी हिट होती है, चीजें बदलती हैं, तो फिर वो कैसी होती है। तो ये जो चेंजेस है वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 5 मेन चेंजेस आते हैं हर स्त्री के बॉडी के अंदर, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण मैम, आपका वीडियो पलट के आ रहा है, थोड़ा सा इसको वैसे कर लीजिए, वीडियो पलट के आ रहा है स्क्रीन पे। फिर पलट, नहीं फिर पलट गया, अभी सही हुआ था पहले। हाँ ऐसे करिए, ये ऐसे ठीक है। तो जो 5 मुख्य परिवर्तन है वो क्या है, ये हम देखेंगे। रजोदर्शन और ऋतुकाल के जो रजोदर्शन स्टार्ट होता है कन्याओं में, वो क्या रहता है, मतलब प्यूबर्टी हिट होना। विवाह और मैथुन उनके जीवन का। गर्भावस्था की वो गर्भवती होती है। प्रसूतावस्था की बच्चे का जन्म होता है। और रजोनिवृत्ति मतलब कि उनके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, मेनोपॉज वाला टाइम आ जाता है। तो इनमें ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से उनकी ग्रोथ होती है। और ये इतने बड़े चेंजेस है कि जो उनके मानसिक और शारीरिक दोनों विकास और उसके ऊपर है ना, उनका मानसिक तौर पे कई लोग समझ भी नहीं पाती हैं बच्चियां, तो उनको एजुकेट करना इस बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम देखते हैं कि आगे पढ़ते हैं। ये 5 चीजें हैं हर एक स्त्री की, हर एक लड़की के, बच्ची के जीवन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन स्त्री के संपूर्ण जीवन काल में नियमित रूप से क्रमशः बदलते जाते हैं। सबके जीवन में होते हैं, हाँ, और सिस्टम वाइज चेंज होते हैं। सबकी पैटर्न यही होता है, अलग नहीं होता है। और जीवन के सामान्य रूप से 4 अवस्थाएं होती है, परंतु शारीरिक परिवर्तन इन चारों अवस्थाओं के उपरांत भी चलते रहते हैं, जिनमें स्त्री को कष्ट भी होता है, सुख भी मिलता है। इसके लिए जानकारी और चिकित्सा सलाह की आवश्यकता बहुत ज्यादा है कि आपको चिकित्सक से सही सलाह मिले, आपको सही जानकारी मिले कि क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट हम उसके जीवन के परिवर्तन के ऊपर आते हैं। रजोदर्शन, यह स्त्रियों में होने वाली एक स्वाभाविक और अनिवार्य घटना है जिसका होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्त्री के स्त्रीत्व के लक्षण रजोदर्शन से ही प्राय प्रारंभ होते हैं
और ये उनके यौवन आगमन की सूचक है। भारतवर्ष में प्राय 12 से 14 वर्ष अब नहीं रही है। अब तो हमारे यहाँ एज 9 to 10 हो गई है। बहुत ज्यादा खींचेंगे तो 10 से 11 के बीच में हो ही जाता है, ठीक है। और रजोदर्शन होता है और इसी समय में शरीर में हर तरीके के परिवर्तन होते हैं, साथ ही कुछ नए विचारों और भावों का जन्म भी होता है। एक बार रजोदर्शन प्रारंभ हो जाए तो उसके पश्चात पूर्णतः स्वस्थ स्त्री जो होती है वो प्रति माह उसको जो ये पीरियड्स होते हैं वो आते रहते हैं। रजोदर्शन के बाद जब आवर्त या रज की प्रवृत्ति होती है तो इसे आवर्तकाल कहते हैं। ये 3 से 7 दिन का होता है और इसके बाद 12 दिनों तक का काल ऋतुकाल के नाम से जाना जाता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी नियम इस टाइम में क्या है? रजोदर्शन से पूर्व माँ और अभिभावकों को चाहिए कि वो लड़की को मानसिक रूप से तैयार करें। अब इसमें अभिभावक से रिलेटेड है कि जैसे बड़ी बहन है वो भी समझा सकती हैं, आपकी भाभी है कोई, आपकी चाची ताई है कोई, वो भी आपको समझा सकती हैं। और माँ का तो विशेष ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी बेटियों को इससे पहले तैयार करें कि आप ये जो टाइम है ये आने वाला है और सबके जीवन में आता है और ये नेचुरल है, ये होना ही चाहिए, ये कोई बीमारी नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आती हैं जिनको इतना डर होता है इस बारे में कि ये हमें क्या हो गया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें बताया ही नहीं गया। मानसिक रूप से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसी बारे में उनको मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बच्चे को गलत मार्गदर्शन मिल गया, आपसे नहीं मिलेगा तो कहीं और जानने की कोशिश करेगा। अगर वो गलत हाथों में चला गया तो उसको गलत मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है माता पिता होने के नाते कि आप समझाएं। पिता की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि माता को कह के वो समझाए, ठीक है। और माँ की तो 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बेटी को मानसिक रूप से इस सब के लिए तैयार करे। शुक्रोत्पत्ति और रजोदर्शन प्रारंभ होने पर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं और संवेगात्मक विकास होता है, जिसमें विपरीत यौन के प्रति आकर्षण और वैचारिक परिवर्तन होते हैं। इसमें समय विशेष पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए पूर्ण मनोयोग उनका सहयोगी बनकर लाभ, हानि और अनुचित समझाना चाहिए। यही जो बात मैं समझा रही हूँ कि क्या ये नियम है, ये नियम यही है कि समझाने का काम किसका, मार्गदर्शन का काम क्या है, किसका है? हमारी माँ का है, जो अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को ये समझाए, बालिका को ये समझाए। और अड़ोस पड़ोस में भी अगर ऐसी कोई छोटी बच्चियां हैं और आपसे सही सलाह मांगती हैं तो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी समाज के प्रति कि हम उनको, बच्चों को सब समझाएं कि लाभ हानि क्या है, सही गलत क्या है, क्या चीज है क्या नहीं है, तो उससे बाकी सारी चीजें अच्छी आएंगी। रजोदर्शन प्रारंभ होने पर स्त्रियों में आवर्त पूर्व कुछ तनाव होता है, भारीपन होता है, जिसे प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन भी कहते हैं। इसमें स्तन भारी होते हैं, कुछ गांठ सी बन जाती है, उदर में भारीपन, वमन, थकान आदि होती है। और इसमें कोई अधिक इलाज की आवश्यकता नहीं होती, 2-3 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, इससे ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम है। हल्की फुल्की टेंशन होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सबको ही होता है नॉर्मली। मतलब जिससे आपका कोई भी कार्य बाधित ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जैसे स्कूल जा रहे हैं तो जाते रहे, घर का काम कर रहे हैं तो करती रहे, पढ़ाई लिखाई आपकी होती रहे, नींद अच्छे से आए, कोई और खाना भी अच्छे से खाएं और बचे भी अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो उससे बढ़ जाता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस समय पर कुछ शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं तो संवेगात्मक विकास होता है, जिसका कारण पिट्यूटरी हार्मोन है। उसके फलस्वरूप आवर्त चक्र में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। कुछ यदि आवर्त ऋतु अनुकूल न हो और अनियमित हो तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ये बात मैंने बताई कि अगर टाइम पीरियड कम ज्यादा, महीने में 15 दिन में है, 7-8 दिन आगे पीछे है, ये सारी चीजें हैं तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। शीतल तथा यथाकाल स्त्रियों को चाहिए कि ठंडे जल का प्रयोग कम से कम करें। प्रथम 2 दिन शीतल जल से नहाए नहीं और दर्द हो तो गर्म पानी की थैली से सेक करना चाहिए। ये नेचुरल है, इससे बहुत ज्यादा आराम भी मिलता है। पानी की थैली से जो सिकाई वाली चीज है। और ठंडे पानी का पीने में भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और नहाने में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दर्द तो बढ़ता है उससे और शरीर में थकान और ज्यादा बढ़ जाती है, बुखार आने की भी स्थिति रहती है, क्योंकि इस टाइम में वैसे भी आपका 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा होता है। इस समय चूंकि शरीर में रक्त का निर्हरण हो रहा होता है, इसलिए स्त्रियों को पौष्टिक और उत्तम आहार लेना चाहिए एवं विश्राम करना चाहिए। विशेषकर ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें लोगों की मात्रा अधिक रहती है, यथा फल और सब्जियों का सेवन भी उनको करना चाहिए। अब लोगों की मात्रा अधिक रहती है तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पालक वगैरह, चौलाई, मेथी, ये सब कुछ लेना चाहिए। फ्रूट्स लेने चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, पेट में दर्द कम हो। जितना गैसेस एक्यूमुलेट होंगे उतनी परेशानी बनेगी।
यद्यपि अभी तो स्त्रियां समझदार हो गई हैं, तभी फिर भी 40% महिलाएं इस समय भी पैड्स आदि वस्त्रों का प्रयोग करती हैं। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि संक्रमण हो जाता है इससे, इसलिए स्वच्छ सैनिटरी का बहुत ज्यादा यूज होना जरूरी है। ठीक है। वस्त्र साफ स्वच्छ मुलायम होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए कपड़ा, दोबारा उस वस्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जर्म्स हो जाते हैं और वही संक्रमण का कारण बनता है, जो संक्रमण का रीजन बनता है और वो अंदर तक फैलता जाता है। अशांति दिवस अगर हो जाता है तो उसका परिणाम विकार के रूप में होता है, वो बीमारी के रूप में डेवलप हो जाता है। रजकाल में स्त्रियों को अत्यधिक ऊंचाई से कूदना, बांधना, भारी बोझ उठाना नहीं चाहिए, न ही झटके से कुछ करना चाहिए, और कई बार इसमें प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, गर्भाशय का नीचे की तरफ आने का भय रहता है, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम शरीर सबसे ज्यादा नरम होता है, सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होता है, उसको बहुत ज्यादा देख रेख और रख रखाव की आवश्यकता होती है, इसलिए इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हमारा पिक्चर है, देख लीजिए, आप सब लोगों के पास होगी अपने पीडीएफ्स में। इसमें दे रखा है कि यूट्रस है, यूट्राइन ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब भी जिनको बोलते हैं, ओवरीज है, यूट्राइन कैविटी, सर्विक्स कैनाल, सर्विक्स वजाइना, सारी चीजें इसके अंदर दिखा रखी है। ये पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। शरीर संरचना की दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में जनन संबंधी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, स्तन और विशेषकर पाए जाते हैं। कुछ मेमरी ग्लैंड्स, मतलब कि कुछ ऐसी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें हमारी ओवरीज भी ग्लैंड्स के अंदर ही आती है आपकी, और स्तन जो विशेष होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि जब जिस समय संतान की उत्पत्ति होती है तो उसको फीड कराने के लिए, बच्चे को पोषण देने के लिए उससे दूध आता है जो कि बच्चा पीता है, वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ फूड होता है। और इस स्तनों को भी सामान्यतः जननांगों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये इसीलिए होते हैं। स्त्री जननांग में फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है स्थिति के आधार पर, मतलब बाह्य जननांग और आंतरिक जननांग। तो उसमें क्या है कि बाह्य के अंदर जननांग में क्या होता है, योनि द्वार के चारों ओर स्थित होते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अंतर जननांग में स्त्री श्रोणी गुहा के अंदर होते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। बाह्य जननांग के अंदर अंग भंग संधानिका मूलाधार पिंड के नीचे स्थित होते हैं। इनकी सामूहिक संज्ञा भंग या बाह्य योनि होती है, जैसे कि वॉल्वर, पेंडुटल। इसमें निम्नलिखित अंग शामिल है, क्या क्या है, भगपीठ, बृहद भगकोष्ठ, लघु भगकोष्ठ, भगनिशिका, भगालंदर, पायमेल ग्रंथियां, भगालविंदर, वात, योनिच्छिद कला, जिसमें अब ये देखो, इसके जो इंग्लिश में नाम आप याद करोगे बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, बड़े कठिन से हैं। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, आपकी पेरिनियम, बायोथिल ग्लैंड्स, फोसा नेविकुलरिस और हाइमेन, ये सारी ही चीजें बाह्य जननांग के अंदर हमारी आती हैं। ये जो मोन्स प्यूबिस है वो क्या है, पक्षसंधिका के सामने स्थित मेदोमय है ये, और यौवनावस्था पर इस पे बाल आ जाते हैं। पीठ के नीचे भगादरिका, मतलब कि लेबिया मेजोरा होता है, दोनों और त्वचा निर्मित दो मोटे पर्द होते हैं। लघु भगोश मतलब लेबिया माइनोरा या बृहद भगोश के ऊपर भाग के पीछे त्वचा के नीचे दो छोटी परतों के रूप में स्थित होते हैं। भग्निशिका, क्लाइटोरिस, ये मध्य छत्रक भी कहते हैं, सिर्फ छोटा हर्षण पिंड है ये। वेस्टिब्यूल्स, ये कोमल त्रिकोणाकार सतह होती है जो दोनों पार्श्व पृष्ठों के द्वारा ढकी रहती है, इसे और मूत्र मार्ग इसी में खुलता है। मूलाधार पेरिनियम, योनि द्वार और मल द्वार के बीच में त्रिकोणाकार मांसल अवयव होता है, इसको हम मूलाधार बोलते हैं, मतलब पेरिनियम बोलते हैं। पॉर्थिलन ग्लैंड्स की प्रत्येक बृहद कोष्ठ के पार्श्व में स्थित होती हैं दो ग्रंथियां आपकी। फोसा नेविकुलर है, ये योनिच्छिद कला होती है और इसके पॉर्चेट के बीच में दबा हुआ होता है ये। और हाइमेन केवल ये योनि द्वार को अपूर्ण रूप से ढकने वाली एक पतली कला होती है जो कौमार्य अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अंतर्जननांग क्या होते हैं, इसमें निम्नांग है, जैसे योनि, वजाइना आपकी, गर्भाशय, यूट्रस, बीज वाहिनियां, फैलोपियन ट्यूब्स, बीज ग्रंथियां, ओवरीज। अब इसमें योनि क्या है, मांसपेशी निर्मित एक नलिका है जो कि भीतर की ओर आस्तरित आवरक धातु से बनी होती है और
इसमें रक्त वाहिनी नाड़ी प्रचुर मात्रा में रहती है, प्रचुर प्रमाण में रहती है। योनि की भित्ति 3 स्तरों से बनती है, आभ्यंतर स्तर, बाह्य स्तर और हर्षण स्तर। गर्भाशय ये मोटा मांसल और छोटी तुम्बी के आकार का पोला अवयव होता है, मतलब खोखला होता है, जो उदावरणी कला से ढका होता है। ये श्रोणी गुहा में मलाशय और मूत्राशय के बीच में स्थित होता है। श्रोणी गुहा पेल्विक रीजन जो आपका होता है, पेड़ू भी कहते हैं जिसे हम नॉर्मल सादा भाषा में। ये नीचे की ओर योनि से और दोनों पार्श्व में बीज वाहिनियों से जुड़ा रहता है। और प्रजाता में गर्भाशय में 2 से 3 इंच लंबा और वजन में 1 से 2 अंश भारी होता है। इसके 3 भाग हैं, स्तनकाग्र ग्रीवा गर्भाशय के 3 स्तर से बनता है, बाहरी परिविष्ट स्तर और मध्य मांस में स्तर और आभ्यंतर श्लैष्मिक कला में स्थित है। म्यूकोस्पोडिया फिर एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें एंडोमेट्रियोसिस होती है ना, एंडोमेट्रियम हो जाता है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसको, एंडोमेट्रियोसिस इसकी बीमारी होती है। अब देखो ये गर्भावस्था में गर्भित स्त्री बीज को विकसित होने तक धारण करना गर्भाशय का मुख्य कार्य है, इसलिए इसे गर्भाशय्या भी कहा जाता है। ठीक है, गर्भाशय की मांसपेशी अनेक स्तरों से बनी होती है, ये स्तर परस्पर जुड़े होते हैं। गर्भावस्था में गर्भाशय की पेशी विकास करती है, पुष्ट होती है। जब गर्भकाल पूर्ण हो जाता है, प्रसव होने वाला होता है, तो गर्भाशय संकोच करता है, गर्भ और अपरा को बाहर निकालकर पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है, बड़ा भी हो जाता है, उसके लिए गर्भ के लिए वापस पूर्व स्थिति में आ जाता है। बीज ग्रंथियां मीन्स ओवरीज आपकी 2 बादाम के आकार की ग्रंथियां थी, जो गर्भाशय के दोनों ओर बीज वाहिनी के नीचे बृहद बंधन से की पार्श्व स्थिति में स्थित होती हैं। ये ग्रंथियां विशेष प्रकार के पुटकों मतलब फॉलिकल्स से युक्त क्षेत्र वस्तु से बनती हैं। इन पुटकों की बीज गर्भपुटक भी कहते हैं, मतलब ओवेरियन रेफिरेंट फॉलिकल्स भी इसे कहा जाता है। और बीज ग्रंथियां संगनत्व नामक कला से आवृत रहती हैं। बीज वाहिनियां फैलोपियन ट्यूब प्रत्येक बीज वाहिनी गर्भाशय के उदर कोण से प्रारंभ होकर बाहर की ओर जाती है और बृहद स्नायुबंध के ऊपरी धारा से जुड़ी होती है। यह श्रोणी गुहा में प्रत्येक और एक होती है और लगभग 4 इंच लंबी होती है। बीज वाहिनी के 3 भाग होते हैं। गर्भाशय की ओर वाला भाग संकीर्ण होता है, मध्य वाला विस्तृत भाग होता है जो कलसिका जिसे कहते हैं, मतलब एम्पुला, और अंत में नीचे की ओर झुका पुष्पित धारा के समान रूप से समाप्त होता है। ये पुष्पामृत बीज ग्रंथि से जुड़ा होता है। ठीक है, बीज वाहिनी की रचना 3 स्तरों में होती है। बाहर की ओर उदावरणी कला से मध्य में अनुलंब और चक्राकार पेशी सूत्र और भीतर की ओर रोम युक्त आवरक कोशों की कला से बनी होती है। बीज वाहिनी स्त्री बीज और बीज ग्रंथि से गर्भाशय की ओर जोड़ने वाले मार्ग के रूप में है। बीज ग्रंथि के मुख्य 3 कार्य हैं: स्त्री बीज की उत्पत्ति करना, ऋतु संचरण स्त्राव की उत्पत्ति करना, मतलब एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन होता है, क्षेत्र संचरण स्त्राव मतलब प्रोजेस्टेरोन की उत्पत्ति, अंतिम दोनों बीजों की ग्रंथि का विशेष स्त्राव है जिसे बीज ग्रंथि स्त्राव कहते हैं। इसके द्वारा ही मासिक स्त्राव का नियमन होता है, मतलब इन हार्मोन्स के द्वारा, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। स्वाध्याय से आप अपनी गुप्त शक्तियों का विकास करते हैं और सम्मुत आत्माओं को संगत में रहते हैं। वे आपको पवित्र कल्पनाएं, विचार की नई दशाएं, स्वाध्याय और साधन गुणकारी है, अतः स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए और हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग ये होना चाहिए। यहाँ से तृतीय अध्याय हमारा है आवर्त, मासिक धर्म क्या है। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, ये 2 प्रकार का होता है आवर्त। पुरुषों में गर्भोत्तक वस्तु शुक्र होती है, मतलब स्पर्म्स होते हैं, और स्त्रियों में गर्भोत्तक वस्तु आवर्त, शोणित, बीज, रक्त, रज या पुष्प कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। आवर्त श्रोणी या बाह्य पुष्प मतलब मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस, ये दृश्य होता है और प्रतिमास योनि द्वार से बाहर आता है। इसे मंथली पीरियड्स भी कहते हैं। और अंतर पुष्प ओवम या अदृश्य अत्यंत सूक्ष्म और शरीर के भीतर रहता है। आवर्त यानी बाह्य पुष्प मेंस्ट्रुअल ब्लड किसी रक्त से द्वारा गर्भाशय और योनि की शुद्धि होकर ये गर्भधान के अनुकूल बन जाता है। यही गर्भोत्पत्ति का कारण है। स्त्रियों का स्वास्थ्य इसी शुद्ध आवर्त पर निर्भर करता है, क्योंकि आवर्त का आना शरीर का प्राकृतिक कर्म है, जो न केवल स्त्रियों के स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए आवश्यक है, अपितु स्त्री की शील और सुंदरता का कारण भी यही है। इस बात का सूचक है कि स्त्री का शरीर पूर्णता को प्राप्त हो चुका है और प्राप्त हो रहा है, अतः स्त्री की संपूर्ण
प्रजनोता प्रजोत्पादन जीवन में यौवन आरंभ से आवर्त क्षय पर्यंत नियमित अंतरकाल के लगभग 27 दिनों से गर्भाशय में होने वाले 27 से लेकर 29 दिन में होने वाले गर्भाशय में होने वाले रक्त में स्राव को आवर्त रक्त कहते हैं। आवर्त प्रवृत्ति चक्र ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक संज्ञक हार्मोन की परिपुष्टि गर्भाशय कला से होती है। वस्तुतः इसमें अगर्भित स्त्री बीज की शव यात्रा फ्यूनरल ऑफ द अनफर्टाइल ओवम भी कहना चाहिए इसको, क्योंकि जितने भी ओवम्स बनते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा बनते हैं और वो दिखाई तो हमको देते नहीं है, बट वो जब आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है तो वो उसके साथ उस ब्लड के साथ बाहर आते हैं, इसलिए इसको उसकी शव यात्रा भी कह सकते हैं। शुद्ध आवर्त के लक्षण क्या क्या है? शुद्ध आवर्त के रूप में निकलने वाले रक्त का वर्ण लाल होता है। कुछ श्लेष्मा मिश्रित होने के कारण ये खरगोश के रक्त के समान अथवा लाशा रस के समान या बीज बहुते कीड़े के रंग जैसा या गुंजा के बीज जैसा लाल और कमल के सदृश होता है। क्योंकि आवर्त प्रत्येक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए इस समय स्त्रियों में अनेक प्रकार की शारीरिक असमानताएं उत्पन्न होती है, जैसे उदर के अधोभाग और पृष्ठभाग में भारीपन और पीड़ा का होना, स्तनों में पूर्णता और चुभने जैसी पीड़ा, मूत्र प्रवृत्ति की अधिकता और अनिश्चित चिंता, उद्विग्नता, अवसाद और सर दर्द जैसे शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। आवर्त की मात्रा क्या है? 520 तोले मतलब 2 से 8 ऑन्स। भागवत के अनुसार इसकी मात्रा 4 अंजलि मानी गई है। आवर्त रक्त में मलिन वस्त्र को गर्म पानी से धोने पर यह साफ हो जाता है, दाग नहीं लगता है और आवर्त रक्त कभी जलता नहीं है, इससे इसकी पहचान होती है। आवर्त प्रवृत्ति काल, आवर्त प्रवृत्ति प्रारंभ होते उसके रक्त का स्राव जितने दिनों तक बना रहता है इसे आवर्त वृद्धि काल कहते हैं, कि जितने दिन का होता है उसे आवर्त वृद्धि काल कहते हैं। इसकी काल मर्यादा 3 से लेकर के 7 दिन बताई गई। वस्तुतः 4 से लेकर 5 दिन की अवधि मुख्य रूप से है, जो स्त्री के स्वास्थ्य और परिपूर्ण धातु युक्त होने का सूचक है, क्योंकि कभी कभी बीच में 10 से 12 दिन रह करके 23 दिन रहता है। आवर्त काल की इंटरवेंशन पीरियड क्या है? एक बार आवर्त स्राव होने के पश्चात पुनः आवर्त स्राव होने के मध्यवर्ती काल को, एक बार होने के बाद दूसरे के काल के बीच की जो अवधि है वो 27 से 29 दिन तक हो सकती है, और ये अंतर शुद्धता का लक्षण है, इसलिए इसे मासिक धर्म कहा गया है। ठीक है। आयुर्वेद में इसका समय 1 मास लिखा गया है। मासोपचितम काले धमनीभ्याम ततार्तवम, ये इसी को आर्तव कहा गया। आर्तव का संगठन क्या है? कंपोजिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या होता है? मासिक स्राव में रक्त होता है, इसके अलावा गर्भाशय की लेशमिक कला होती है श्लेष्मा वाली, इसका स्राव में श्लेष्मा भी होता है। संक्षेप में रक्त 30 से 40 ml होता है। गर्भाशय की अंतर्गला योनि कोशिकाएं और स्राव, श्लेष्मा, म्यूकस, श्वेताणु, अगरबिंब, कैल्शियम की मात्रा रक्त की अपेक्षा अधिक होती है उसके अंदर, और विटामिन, एंजाइम्स और हार्मोन आदि भी मिलते हैं इसके अंदर। ये सारी चीजें जो होती है, इसीलिए कहते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड उस टाइम पे देना चाहिए, जो बहुत जरूरी है उसके विकास के लिए। आवर्त प्रवृत्ति की आयु मर्यादा, स्त्रियों में प्रारंभिक आवर्त दर्शन से लेकर आवर्त बंद होने तक की मध्यवर्ती काल मर्यादा को आवर्त प्रवृत्ति का काल कहा गया है, और आयुर्वेद मतानुसार ये 12 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष तक की आवर्त प्रवृत्ति होती है। ठीक है। अब तो ये चेंज हो गई है, 9 से लेकर के 11 साल के बीच में ही आ जाती है, और 40 के बाद 45 तक खत्म हो जाता है। कन्या में सबसे पहले आवर्त का दिखाई देना आवर्त दर्शन, रजोदर्शन या मेनार्च कहलाता है। ये प्राय 9 से 11 वर्ष की आयु या अवस्था में होता है। वास्तव में जलवायु, आहार विहार पे भी निर्भर करता है। उष्ण देशों की अपेक्षा शीत देशों में रजोदर्शन देर से होता है, अतः वहाँ इसकी अवधि 14 से लेकर के 16-17 वर्ष मानी गई है। ये स्त्री में यौवन आरंभ का सूचक है, क्योंकि इसी काल में बीज ग्रंथि में स्त्री बीज परिपक्व होकर बाहर निकलने लगता है, जो कि स्त्री की गर्भधारण को सूचित करता है। अतः आवर्त दर्शन के साथ ही स्त्री की प्रजनोत्पादक जीवन शुरू हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। मनुस्मृति में भी लिखा है कि 7 वर्ष की स्त्री गौरी, 9 वर्ष की आयु में रोहिणी, 10 की आयु में कन्या कहलाती है, और बाद में रजस्राव प्रारंभ होने से भी रजस्वला कहलाती है। आवर्त दर्शन के 14
वर्ष बाद स्त्री पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, इसलिए यौवन आरंभ और परिपक्व अवस्था के मध्यवर्ती जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था कहा जाता है। यौन विकृति की दो अवस्थाएं पाई गई हैं, पूर्वकालिक और पश्चकालिक। मतलब प्रीक्योसिव प्यूबर्टी, ये जब लड़की में आवर्त दशा 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है, और पश्चकालिक जब ये लक्षण 16-17 साल तक भी प्रकट नहीं होते तो उसे विलंबित यौन अवस्था कहते हैं। अब जैसे यहाँ 10 से 12 की आयु को जल्दी बताया गया नहीं, पर आजकल तो 9 से 10 साल 11 साल नॉर्मल है, मतलब वो सही अवस्था है। प्यूबर्टी बढ़ गई है, मतलब ये एज घट गई है, और 13-14 साल के बाद हम इसको पश्चकालिक अवस्था में मान लेते हैं, डिलेड प्यूबर्टी के अंदर। उसमें भी ये प्रॉब्लम है, मतलब ये बीमारी के अंदर आते हैं, विकृति से लिखा गया इसको। प्राकृत आवर्त प्रकृति या आवर्त का प्राय 27 दिन के अंतर से गर्भाशय से होने वाला श्लेष्मा और अन्य पदार्थ रक्तस्राव जो कि स्त्री के प्रथम ब्रज दर्शन से लेकर के रजो निवृत्ति काल तक चक्रवत होता है, उसे आवर्त काल कहलाते हैं, आवर्त कहते हैं। ये आवर्त स्राव किसी भी प्रकार की वेदना से रहित होता है, जिसकी अवधि 43 दिन की होती है। 46। अच्छा, प्रत्येक आवर्त चक्र में गर्भित बीज फर्टाइल ओवम के ग्रहण तथा निषेचन के लिए गर्भाशय लेशमिका वृद्धि में वृद्धि हो जाती है। अगर गर्भधान रह जाता है तो बढ़ी हुई लेशमिका वृद्धि का अपरा प्लेसेंटा में परिवर्तित हो जाता है वो, और यदि गर्भधान नहीं होता है तो वृद्धिगत गर्भाशय लेशमिका जो उसकी कला होती है वो टूट जाती है और स्राव शुरू हो जाता है, जिसे मेंस्ट्रुअल कहते हैं। पूरे मेंस्ट्रुएशन में होने वाले गर्भाशय अंतरकला में जैसे परिवर्तन को 4 भागों में विभक्त किया गया है: विश्रांति काल, वृद्धि काल, संचय काल, पूर्व स्राव। और विश्रांति काल रेस्टिंग फेस होता है, वृद्धि काल प्रोलिफेरेटिक फेस होता है हमारा, संचय या स्राव काल प्री मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, ये निर्धारण के लिए पहली अवस्था 1 सप्ताह की, दूसरी 1 की, तीसरी अवस्था 2 सप्ताह की, और चौथी अवस्था में 3 से 7 दिन की होती है। और आवर्त निवृत्ति मेनोपॉज या क्लाइमेट्रिक ये तब होता है जब बीज ग्रंथि अपना काम करना बंद कर देती है। और सामान्यतः दूसरा टॉपिक है आवर्त निवृत्ति क्या है, ठीक है। ये तब होता है जब बीज ग्रंथि अपना काम करना बंद कर देती है, और सामान्यतः 45 से लेकर 50 वर्ष की आयु के में आवर्त प्रवृत्ति बंद हो जाती है। इसके साथ ही प्राय गर्भधारण की शक्ति भी खत्म हो जाती है। आवर्त निवृत्ति का काल भी स्त्री के कुल जाति वंश जलवायु पर भी निर्भर करता है। किस तरीके की सारी चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जलवायु ठंडी होगी, गर्म होगी, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। संतानोत्पादक काल की समाप्ति को रजोवृत्ति कहते हैं। इसे रजोधर्म सदा के लिए इसमें बंद हो जाता है। आवर्त निवृत्ति 2 प्रकार की पाई जाती है। आवर्त प्रकृति अकस्मात बंद हो जाती है और आवर्त निवृत्ति के लक्षण शीघ्र प्रकट हो जाते हैं, और ये अधिकतर अविवाहित या विधवा स्त्रियों में होता है। प्राय आवर्त निवृत्ति होने से पूर्व आवर्त प्रवृत्ति न्यूनाधिक और अनियमित होकर के बंद होती, जैसे कभी कम कभी ज्यादा, और कभी अनियमित हुई और बंद हो गई टाइम वैसे आने के बाद। रजो निवृत्ति के परिणाम स्वरूप स्त्री जननांगों का शोष हो जाता है, एट्रोफी हो जाती है, बीज को सिकुड़ जाते हैं, गर्भाशय छोटा हो जाता है, पेशियों की क्षमता कम हो जाती है। इस शोष संबंधी परिवर्तन का कारण एस्ट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं, जिससे स्त्री की गर्भधारण शक्ति नष्ट हो जाती है। मेनोपॉज का अभिप्राय यह है कि मासिक स्राव का पूर्णतः बंद हो जाना तथा क्लाइमेट्रिक स्टेज में स्त्री की संतानोत्पादक जीवन का अंत हो जाता है। अतः इसे जीवन परिवर्तन भी कहते हैं, चेंज ऑफ लाइफ भी से कहा जाता है। इस समय आवर्त संबंधी गड़बड़ी होती है जो 3 प्रकार की होती है। एक तो तत्काल आवर्त नाश, दूसरा स्वल्प काल में व्यवधान से होने वाले आवर्त नाश, और अस्थायी आवर्त नाश जो बाद में स्थायी हो जाता है। इस समय आवर्त चक्र अनियमित हो जाता है, और इसके अलावा भार में वृद्धि, नितंब और स्तनों में मेद, संचय, हाई बीपी, शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के। मलबंध, कोष्ठबंधता आदि हो जाने से इस समय अधिक स्त्री आशंकित हो जाती कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, पर ये सामान्य रूप से होकर स्वतः ठीक हो जाते हैं, पर आजकल नहीं होते हैं, इसलिए अवेयर रहना चाहिए। इसलिए इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर आजकल पड़ती है, क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन, हमारी सारी स्थितियां
चेंज हो गई है तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कुछ मानसिक लक्षण जैसे भ्रम, क्लेश, अवसाद, सिर सूल, हृदय गति वृद्धि मुख्य लक्षण होते हैं इसमें, हॉट फ्लैशेस वगैरह आना भी। इस समय व्यायाम और विश्राम करना चाहिए। नित्य प्रति मृदु विरेचन लेना चाहिए। नींद को बढ़ाने वाला आहार नहीं लेना चाहिए। मृदु विरेचन मैंने पहले भी समझाया था आप लोगों को, अभी भी वापस बताती हूँ कि मृदु विरेचन में हर दिन थोड़ा थोड़ा विरेचन देते हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन कष्ट हमें नहीं होती, हमारा पेट साफ होता रहता है, इससे वेट भी नहीं बढ़ता है। आवर्त दोष, सुश्रुत मतानुसार दूषित आवर्त में 11 प्रकार बताए गए हैं। क्या क्या है वो देखो। वातज मतलब वायु के समान वर्ण, अरुण और कृष्ण वर्ण और वेदना। पित्तज नील और पीत वर्ण का, जैसे और चुभने जैसी वेदना होती है इसमें। कफट श्वेत वर्ण होता है। शोणित चौथा शोणित। पांचवा है पूर्व गंधी अर्थात शव की गंध के समान। अनल्प बहुत मात्रा में आवर्त ग्रंथीभूत गांठदार आवर्त, जिसमें की गांठ गांठ निकलती है, कफ और वात से होता है ये। पूर्ति दुर्गंधी युक्त मतलब पित्त और कफ का होता है, बहुत ही दुर्गंध इसमें होती है। पोय युक्त पोय मिश्रित आवर्त। क्षीण क्षीणावर्त प्राकृतिक मात्रा में कम आना। मूत्रगंधी मूत्र के समान गंध वाला सन्निपातज होता है। पुरुषी गंध मतलब मल के समान गंध वाला। और आवर्त रोग में आवर्त संबंधित रोग निम्नलिखित है। देखो क्या क्या है, ये भी सारे उसके प्रकार बताए हैं, दोषों के प्रकार। अभी कहते हैं ना कि बस हमारे को तो पीरियड्स हमारे गड़बड़ है, ये सब है, नहीं, इसमें इतने प्रकार के आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के हो रहे हैं, इसीलिए जब हम पूछते हैं ये सब चीजें डायग्नोस करी जाती है। पूर्वकालिक आवर्त, आवर्त दर्शन और हीन आवर्त, कष्टावर्त, शीघ्रावर्त और अस्कंदन आवर्त निवृत्ति, पार्श्वकालीन रक्तता, अत्यावर्त मेनोरेजिया, वैकारिक गर्भाशय स्राव, पूर्वकालिक आवर्त। यह 11 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व ही 9 से 10 वर्ष की आयु में आवर्त वृद्धि का प्रारंभ होना पूर्वकालिक आवर्त कहलाता है। वास्तव में पूर्वकालिक यौवन प्रीक्योसिस प्यूबर्टी की स्थिति में पाया जाता है। इसमें शीत आवर्त दर्शन के साथ द्वितीय लिंग चिन्हों का विकास पाया जाता है। इसमें ये जानना आवश्यक होता है कि रक्तस्राव, आघात, सामर्थ्य आदि से तो नहीं हो रहा। कई बार हाइपोथैलेमस के रोगों के कारण भी प्री मैच्योर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। अनावर्त जिसमें आवर्त उपस्थिति नहीं होता है उसे अनावर्त कहते हैं। आवर्त प्रवृत्ति का अनवस्थित होना या रुक जाना या रजोरोध होना ही एमेनोरिया है। इसे नष्ट आवर्त, नष्ट रक्त, अनावर्त भी कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक आर्त स्राव जब किसी कारणवश प्रतिमास न होकर उसका अभाव हो जाता है उसे अनावर्त या क्षय या रज क्षय भी कहते हैं। वास्तविक अनावर्त मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वाभाविक आवर्त और ये निम्न अवस्था में है, पूर्ण यौवन में प्री प्यूबर्टिकल में, गर्भावस्था में, स्तन काल में और आवर्त निवृत्ति के अनंतर। ये इन सभी अवस्थाओं में रक्तस्राव रुक जाता है। ठीक है, वैकारिक ये तो वास्तविक है और स्वाभाविक है जो कि होते हैं। और अवैकारिक, वैकारिक कैसे हैं, जिनमें की कुछ रीजन है और वो बीमारी से रिलेटेड है। वो ऊपर वाले अभी जो हमने पढ़े वो बीमारी से रिलेटेड नहीं है, अब जो पढ़ रहे हैं हम वो सब बीमारी से रिलेटेड है। इसमें क्या है, स्वाभाविक कारणों को छोड़कर जब अन्य कारणों से रक्तस्राव अधिक हो जाता है तो उसे वैकारिक अनावर्त कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक अनावर्त और द्वितीयक अनावर्त। प्राथमिक अनावर्त का मतलब आवर्त वैसे कभी होता ही नहीं है। लड़की 17-18 साल की आयु तक मेनार्च नहीं पाया जाता जिसके अंदर। उसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं जैसे कि जन्मजात जननांगों की रक्त संरचना संबंधी कोई अपूर्णता हो, गर्भाशय का अभाव ना हो या ठोस होना हो, मतलब वो भरा हो। जैसे कि ये क्या है, हमने अभी उसकी संरचना पढ़ा कि गर्भाशय क्या है, खोखला होता है, खोखली नली होती है, और ये खोखला ना हो के ठोस हो वो किसी भी रीजन से, मतलब उसमें अंदर कुछ भी हो ऐसा। बीज ग्रंथियों का अभाव या बीज कोशी ना होना। प्राथमिक अनावर्त मधुमेह, क्षय, रक्त अल्पता आदि रोगों में मिलता है जो चिकित्सा से ठीक हो जाता है। द्वितीयक आवर्त में स्त्री को नियमित आवर्त होता रहता है लेकिन बाद में किसी विकार कारण जब स्राव नहीं होता है तो उसे सेकेंडरी अनावर्त कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि स्थानिक यक्ष्मा ट्यूमर का होना, गर्भाशय अंतःकला का यक्ष्मा, हिस्टेरेक्टोमी, अपत्य पथ में जन्मोत्तर अवरोध आदि से ये होता है। इसके अतिरिक्त पिट्यूटरी ग्रंथि में हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण भी ये होता है। अति दौर्बल्य करने वाले रोगों के कारण भी ये आ जाता है।
और अनावर्त एक लक्षण है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक या एक से अधिक कारण एक ही स्त्री में हो सकते हैं। अतः चिकित्सक का निर्णय संपूर्ण परीक्षण के बाद ही करना चाहिए कि क्या चिकित्सा उसे देनी चाहिए, रीजन क्या है इसका। ठीक है, सामान्य रूप से संतुलित एवं आहार द्वारा सुधारने का प्रयास करना चाहिए इसे। यदि रोगों की दुर्बलता के कारण है, तो यदि स्थानिक अवरोध हो तो शल्य क्रिया कराई जा सकती है और हार्मोन चिकित्सा देने से पूर्ण लाभ होता है। आवर्त क्रिप्टोमेनोरिया, योग्य आयु में आवर्त प्रवृत्ति होने पर भी मार्गगत अवरोध के कारण आवर्त का रक्त बाहर नहीं आ पाता है, इसे क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। वस्तुतः आवर्त उत्पन्न तो होता है, पर मार्ग में अवरोध होने के कारण बाहर से लक्षण प्रकट नहीं हो पाता है, इसलिए इसे कंडशील मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। मार्ग विरोध के कारण मुख्य रूप से 3 स्थानों में पाया जाता है: गर्भाशय ग्रीवा में छिद्रिका का न होना, योनि मार्ग का अभाव या छिद्र का न होना, हाइमेन में छिद्र का न होना, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। ये सहज और जन्मोत्तर 2 प्रकार का होता है। इसमें रुका हुआ रक्त बाहर नहीं निकल पाता। इसमें प्रारंभिक दिनों में मूत्र प्रवृत्ति अधिक होती है, प्रति मास उदर में पीड़ा, कब्ज, उदर के अधोभाग की वृद्धि, एमेनोरिया का पाया जाना इसके मेन लक्षण होते हैं। इसके कारण का ध्यान में रखकर चिकित्सा करवानी चाहिए। यदि हाइमेन छिद्र न हो तो रक्त स्रवण करवाना चाहिए, फिर 1 माह बाद हिस्टेरेक्टोमी करवा देनी चाहिए तथा अंगों का विस्फारण आदि किया जा सकता है। विलंबित आवर्त क्या है? डिलेड मेंस्ट्रुएशन, किसी भी स्त्री में 16-17 साल की आयु तक मेनार्च न होना विलंबित आवर्त कहलाता है। यह एक अनावर्त का ही प्रकार है और इसका मुख्य रूप से कारण शारीरिक दुर्बलता होता है। इसका पूर्ण निदान हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट और वक्षस्थल के एक्सरे के बाद ही किया जा सकता है। इसके कारण अनुरूप चिकित्सा करनी चाहिए और इसमें रक्तवर्धक योग लेने से लाभ होता है। इसमें विश्राम की आवश्यकता होती है। हीनावर्त हाइपरमेनेरिया नियमित रूप से 36 दिनों के अंतर से होने वाले अल्पावर्त स्राव हीनावर्त या हाइपोमेनोरिया से कहा जाता है। 2 प्रकार का होता है। प्रथम में रज्जुदर्शन में अल्प और मोटी स्राव होता है। इसका कारण बीज ग्रंथि की कार्यहीनता और गर्भाशय का कम विकसित होना प्राय पाया जाता है। यह हीनावर्त किसी भी प्रकार का गर्भधारण की क्रिया में बाधक नहीं होता है, अतः इसकी विशेष चिकित्सा नहीं की जाती है। द्वितीय प्रकार में प्रथम यौवन आरंभ में मासिक स्राव नियमित और स्वाभाविक होता है, लेकिन बाद में हीनावर्त हो जाता है और ऐसा अधिकतर स्तनपान काल में होता है। पीयूष ग्रंथि कोष के कारण भी हीनावर्त हो जाता है। एक तरफ के बीजाशय के आंशिक रूप से निकाल देने पर यह ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अल्पावर्त हाइपोमेनोरिया आवर्त स्राव कम हो तथा साथ ही में 2 आवर्त स्राव के मध्य का समय 6 सप्ताह से अधिक हो, इसे स्वल्पावर्त कहते हैं। 2 आवर्त के चक्र के बीच का समय 3 से 4 माह या कभी-कभी इससे अधिक हो जाता है और इसके मासिक स्राव प्रकार और मात्रा न्यून हो जाती है। इसमें रक्तस्राव 1 या 2 दिन ही दिखाई देता है, इसे स्कैंडी मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। इसमें प्राय शीतकाल में बचाव, विश्राम, उष्ण वस्त्र धारण, पर्याप्त पौष्टिक और हल्का आहार सेवन करना चाहिए, स्वच्छ और खुली हवा में रहना चाहिए, कोष्ठ शुद्धि रखना आदि उपाय लाभ पहुंच जाते हैं। कष्टावर्त रज्जुछंदता, डिस्मेनोरिया, कष्टावर्त, दुखावर्त, पीड़ा युक्त मासिक स्राव का होना ही कष्टावर्त कहलाता है। यह अधिकतर स्त्रियों में होता है जिनमें मानसिक स्राव की समय वेदना होती है। पीड़ा मानसिक स्राव के पूर्व और मध्य में होती है। सुस्ती और उदर के अधोभाग में भारीपन और दर्द मिलता है। इसके 3 प्रकार होते हैं: आकुंचन जन्य, कलाजन्य और रक्ताधिक जन्य। आकुंचन जन्य प्राय स्वस्थ लड़कियों में 13 से लेकर 16-17 की आयु में यौवन आरंभ के साथ आवर्त आरंभ के 2-3 वर्ष के बाद पाया जाता है, जिसमें वेदना का कारण मासिक स्राव, गर्भाशय का गर्भ संकोच होता है। इसका कोई विशेष कारण में विकृति नहीं है। 12 से 24 घंटे रहता है, स्वतः शांत हो जाता है। यदि उष्ण रूप से हो तो वेदशामक औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। कलाजन्य कष्टावर्त आकुंचन जन्य का ही एक प्रकार है। इसमें गर्भाशय की अंत्य कला के टुकड़े पृथक होकर के काष्ठ के रूप में मासिक स्राव के साथ बाहर निकलते हैं। इसमें पेन बहुत होता है। रक्ताधिक्य जन्य कष्टावर्त में वेदना कुछ कम होती है। इसका कारण शोली के तंत्रों में रक्त संचय और वेदना की उस स्थिति में अधिक पाई जाती है। अंगों में जब शोध हो, गर्भाशय ही अप्राकृतिक स्थिति में हो तो कब्ज रहता हो,
इसमें कारणानुसार चिकित्सा करनी चाहिए और शीघ्रावर्त और बहुलावर्त 2 या 3 सप्ताह में नियमित अंतर में प्राकृतिक मात्रा में होने वाला मासिक स्राव शीघ्रावर्त कहलाता है। इसमें रक्तस्राव प्राय प्राकृत से कुछ अधिक होता है और इसका प्राकृत 27 दिन का आवर्तकाल घटकर 14 से 21 दिन या 24 दिन का ही रह जाता है। इस काल में आवर्त की मात्रा में अधिकता आवर्त प्रवृत्ति में के काल में दीर्घता भी पाई जाती है। इसमें एपिमेनोरिया कहा जाता है। इसका मुख्य कारण पोषणिका ग्रंथि के अवयवों की न्यूनता हाइपोथायराइडिज्म है। साथ ही में अपरिपूर्ण पोषण, दौर्बल्य, श्रोणीगत अवयवों की विकृति आदि भी कारण है। स्वास्थ्य और रक्त को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, हार्मोनल उपचार करने चाहिए और आवर्तवांतर काल इंटरमेंस्ट्रुएशन टाइम में गर्भाशय में होने वाले अनियमित और चक्रविहीन रक्तस्राव मेट्रोरेजिया कहलाता है। यह रुक रुक कर और निरंतर 2 प्रकार का पाया जाता है। प्राकृतिक और नियमित आवर्त चक्र में इसका कोई संबंध नहीं होता है। आवर्त निवृत्ति पश्चातकालीन स्राव, पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग, आवर्त निवृत्ति के बाद 6 माह अथवा उससे अधिक काल तक योनि मार्ग से होने वाला रक्तस्राव को पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। इसके कारण है कि गर्भाशय गात्र या ग्रीवा में आघात या कैंसर आदि। मेनोरेजिया यदि ऋतुस्राव काल में अत्यधिक हो तो ऋतुकालीन आद्य आवर्त को मेनोरेजिया कहते हैं। आवर्त चक्र अपरिवर्तित रहते हैं और आवर्त प्रवृत्ति का काल और मात्रा का बढ़ना ही मेनोरेजिया कहलाता है। मेनोरेजिया एक लक्षण है जो एक व्याधि नहीं है। इसके कारण है हाइपरटेंशन, हृदय रोग, पोषण अभाव, जीवनीय तत्वों की न्यूनता। इसमें हार्मोनल उपचार करना चाहिए। जिन स्त्रियों में भी कोई समस्या संबंधी दोष है, हार्मोनल गड़बड़ी नहीं होती है, फिर भी रक्तस्राव होता है तो ऐसी स्थिति में विकार गर्भाशय पेशीजन्य समझना चाहिए। अतः इसकी चिकित्सा में हार्मोन के अलावा शल्य और रेडियोथेरेपी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। विकृत क्रियात्मक गर्भाशय स्राव, डिस्फंक्शनल यूट्राइन हेमरेज। इसमें डिस्फंक्शनल यूराइन ब्लीडिंग होती है। ये गर्भाशय में होने वाला विकृत रक्तस्राव है जिसमें किसी प्रकार की अवाव्य कारण नहीं पाया गया है। इसमें आवर्त स्राव किसी भी प्रकार का हो सकता है जैसे कि मेनोरेजिया, अनेकावर्त, शीघ्रावर्त, रक्तस्राव और आवर्त दर्शन के बाद होने वाला निरंतर स्राव। इसमें अनवरत स्राव होता है, इसमें कई सप्ताहों तक चलता है। इसमें आवर्त दर्शन का काल 6 से लेकर के 6 सप्ताह तक भी मिलता है। इसमें गाढ़े काले रंग का वर्ण होता है, स्त्रियों में अधिकतर पाया जाता है। कई बार इसका हार्मोनल गड़बड़ी माना जाता है। वास्तव में इसका कारण अज्ञात है। नियमित रक्तस्राव, कई प्रकार के ओव्यूलेशन भी पाए जाते हैं। इसमें प्राय 4 सप्ताह के चक्रकाल से अधिक नियमित रूप से रक्तस्राव होता है और अधिकतर गर्भपात और प्रसव के बाद यौवन की पूर्ण और आवर्त निवृत्ति के बाद भी पाया जाता है। इसमें प्रथम रक्त रोधक उपाय करना चाहिए और तत्पश्चात नवीन उत्पन्न होने वाले रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। रक्तवर्धक योगों का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। प्रदर, ल्यूकोरिया। आयुर्वेद में प्रदर एक व्यापक पारिभाषिक संज्ञा है। स्त्री के योनि मार्ग से बाहर आने वाला अप्राकृतिक स्राव को प्रदर कहते हैं। इसी स्राव के स्वरूप को आधार पर से ल्यूकोरिया कहा जाता है। 3 प्रकार का होता है, जलीय, गाढ़ा और रक्तयुक्त। जलीय वाटरी डिस्चार्ज अत्यंत पतला जल सदृश दुर्गंध युक्त, दुर्गंध रहित, अल्प मात्रा में होता है। गाढ़ा स्राव ल्यूकोरिया श्वेताभ, पीताभ या पैस्टिल होता है। यह दुर्गंध रहित होता है और इसीलिए ल्यूकोरिया कहते हैं। यह जनन पथ में संक्रमण और शोथ से होता है। इसमें स्राव गाढ़ा होता है। रक्तस्राव, इसमें रक्त में स्राव होता है। इसे आयुर्वेद में स्कंदर या रक्त प्रदर कहते हैं। यह आवर्त काल में अधिक होता है। लवण, अम्ल, कटु, विदाही, ग्राम्य, जलीय प्राणियों के मांस, खीर, दही, सिरका, मदिरा आदि का अधिक सेवन ही रक्तोत्पत्ति का कारण है, रोगोत्पत्ति का कारण है। लक्षण के अनुसार 4 प्रकार का होता है, वातिक, पैसिक, शैक्षणिक और त्रिदोष, जो कि रक्त प्रदर होता है, जिसे डीयूबी या हेमोरेजिया भी कहा जाता है। और श्वेत वर्ण होने के कारण श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया भी कहा जाता है। दोनों प्रकार में अंग मर्दन और वेदना होती है। दुर्बलता, भ्रम, मूर्छा, प्यास, जलन, कटी प्रदेश में पीड़ा आदि लक्षण मिलते हैं। इसकी चिकित्सा कारण के अनुसार ही करनी चाहिए। ठीक है, ये ल्यूकोरिया हो गया। हमारे 2 लेसन अब समाप्त हो चुके हैं। 3rd लेसन हम नेक्स्ट अपनी क्लास में बुधवार को करते हैं। और इस यहाँ तक नहीं कुछ समझ में आया पूछ लो आप, अभी 3-4 मिनट बाकी है।
पूछना है किसी ने? चलिए नहीं पूछना है तो आज की क्लास को हम यहीं से खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के सब लोग पढ़ के आइएगा, जो नहीं समझ में आया इसको पढ़ लीजिएगा, फिर मेरे से पूछिएगा अगर नहीं समझ में कुछ भी आता है तो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्ण सभी को।